एक डंडे से जो है वो उसने मुस्तफ़ा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। तो उसको जो है उसकी गाड़ी की डिग्गी में जाके डाल दिया। एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी हब चौकी गई है, काली टेंटेड गाड़ी, किसी ने नहीं पूछा। एक टेंटेड गाड़ी हब चौकी चली गई, जला के भी आ गए और वहाँ की भी पुलिस को नहीं पता। आप ये मुझसे मत पूछें, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जब ये खबर वो आ भी रही होती ना, मैं म्यूट कर देती हूँ। डोंट आस्क मी प्लीज, दिस इज वेरी पेनफुल फॉर अ मदर। ये जितने भी ड्रग डीलर्स हैं, हर थाने में भत्ता देते हैं, हर जगह से भत्ता जाता है, बीटे जाती है थाने वालों को, तभी तो वो नहीं पकड़ते। आए हम बताते हैं कहाँ कहाँ पर ड्रग्स बिकती है। आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये लोग बहुत बहुत बुरे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में रोज़ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जराइम के चेहरे से नए पर्दे हट रहे हैं और नए ऐसे नेटवर्क सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। पुलिस का किरदार, कस्टम का किरदार, यहाँ तक कि जज का किरदार भी जो हमारे सामने आया है, उससे जो है वो बड़ा एक मायूस कुन सी सूरत हाल नज़र आ रही है आसपास। और इन तमाम ये जो जराइम की तह दर तह जो जराइम है, इसमें से सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात वो ये है कि चाहे मकतूल मुस्तफ़ा हो या चाहे कातिल अरमान हो या चाहे साजिद हसन का बेटा साहिर हसन हो, मनशियात और नौजवानों में मनशियात का इस्तेमाल, ड्रग डीलर बनना और ये नेटवर्क, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये किस किस तरह ये फैल रहा है इदारों के नाक के नीचे, और ये कितना बड़ा मसला है, इस हवाले से हम बात करेंगे सीनियर साफ़ी आदिल जवाद से। आदिल जवाद, बहुत शुक्रिया। ये जो ड्रग का कारोबार है, ख़ास तौर पे इसमें मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो है हमें हर किरदार के आसपास कहीं ड्रग का जो है एक धंधा नज़र आ रहा है। ये अब तक जो तहकीकात है, इस तहकीकात में ये जो ड्रग का एलिमेंट है, ये कितना अहम है और कितना बड़ा है? देखें, अभी तक जो पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के रिलेशन में 3 मुकदमात दर्ज किए हैं और इन 3 मुकदमात में से एक मुकदमा तो पुलिस पार्टी मुल्ज़िम अरमान के घर पर पुलिस ने रेड किया और तो उस वक्त उसने हमला किया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस अफसरान ज़ख्मी भी हुए। एक मुकदमा वो है। दूसरा मुकदमा जो है वो कत्ल केस का मुकदमा है, जो कि इटसेल्फ मुस्तफ़ा के कत्ल का मुकदमा है। और तीसरा मुकदमा जो है, लेकिन अभी तक ड्रग्स का, चूँकि इस कहानी के गिर्द सारी ड्रग्स और वीड और कोकेन और दीगर जो आप ये कह सकते हैं कि हाई कराची की या पाकिस्तान की हाई सोसाइटी में इस्तेमाल होने वाली, जो एलीट क्लास में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स जो है, वो उनका नाम बार बार आ रहा है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि मकतूल मुस्तफ़ा भी इस कारोबार से मुंसलिक था, अरमगान भी, माजी में इन दोनों पे मुकदमात भी मौजूद हैं। और अब एक्टर हैं साजिद हसन, मारूफ एक्टर हैं, उनका बेटा भी इस सिलसिले में ही सामने आया है। तो ये सूरत हाल तो असल में ये ड्रग्स का ख़ास तौर पे कराची की एलीट सोसाइटी में, और जिसमें जो जिसको कहा जाता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो कि डिफेंस, क्लिफ्टन या कराची के पॉश इलाकों में वाक़ जो तालीमी इदारे हैं, ये असल में ड्रग्स का इस्तेमाल गुज़श्ता कई सालों से इनमें बहुत तेज़ी से सराहियत करता जा रहा है। स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्रिएशनल ड्रग्स, जिन्हें सो कॉल्ड रिक्रिएशनल ड्रग्स कहा जाता है, वो उन्हें फ़राहम की जाती हैं। अच्छा, तो ये जो नेटवर्क है, ये इसमें पहले तो हम सुनते थे चर्स, हेरोइन, एक दो नशे थे। अब तो इस केस की वजह से हमें ये मालूम हो रहा है कि वीड और पता नहीं आइस और क्रिस्टल और ये जो है वो रोज़ाना उसके ग्राम के ग्राम आ रहे थे, वो मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब पोश इलाकों में, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर सर्कुलेट हो रहा था। तो ये इदारे क्या कर रहे हैं? और ये जो इतने मनशियात हैं, ये इनके बारे में तो शायद इदारों को भी इतना इल्म ना हो कि ये जो नए नए नशे मनशियात सामने आए, इसके बारे में आपकी रिसर्च क्या है कि ये कितने मनशियात इस वक्त हमारे माशरे में सराहियत कर गए हैं? देखिए, मंशात तो पाकिस्तानी माशरे में, जब कहते हैं कि जब 1980 में हमने अफ़गान वॉर में पाकिस्तान ने जाने का फ़ैसला किया और उसके बाद अफ़गानिस्तान उस वक्त दुनिया की 2-4% हेरोइन पैदा करता था, जो पोस्ट की काश करता था। और उसके बाद उस वॉर में जाने के बाद अचानक से उस पोस्ट की काश में बेपनाह इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान ना सिर्फ एक गेटवे बना दुनिया में हेरोइन की स्मगलिंग का, बल्कि पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पे हेरोइन के इस्तेमाल शुरू हुआ। यहाँ पे एडिक्ट सामने
अब जहाँ तक ये बात है कि हमने पहले चर्च और हीरोइन का ही सुना था और इसके अलावा कोई, तो वीड जो है बेसिकली ये वीड वही मैंने आपको बताया कि ये इलीट क्लास की ड्रग है। ये बुनियादी तौर पे ये वही भंग का पौधा है जो कि चर्च बनाने के लिए इस्तेमाल, चर्च भी उसी से वो की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, निकाली जाती है। वीड जो है वो उसी भंग के पौधे से उसके फूल को इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है। और चूँकि ये इलीट, हमारे जो इलीट है वो चूँकि वो उनका एक्सेस है फॉरेन कंट्रीज़ तक, ये बच्चे पढ़ने जाते हैं बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में, या ये अपनी तातीलात में ये घूमने जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे ये एक्सपोज्ड होते हैं इन ड्रग्स पे, जिसमें वीड शामिल है। वीड बुनियादी तौर पे वीड और चर्च में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि जो अगर आप साइंटिफिकली देखें तो वीड जो है, वीड चर्च के मुकाबले में कम पोटेंट होती है, इसमें जो है वो कम नशे की मकदार होती है, जिसको जबकि लेकिन चूँकि ये एक वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे वीड, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट में वीड का ही पौधा पैदा होता है, वहाँ पे जो भंग का पौधा पैदा होता है उसके अंदर वो रेज़न, या आप उसे क्या कहते हैं कि वो जो उसके फूल से वो झड़ के जो जिससे चर्च बनाई जाती है वो मिकदार कम होती है, तो वो फूल को ही नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो भंग की एक किस्म पैदा होती है उसमें वो रेज़न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कशीद की जाती है। तो एक तो ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। उसके बाद फिर कोकेन है। कोकेन भी एक ऐसी ही ड्रग है जो कि बुनियादी तौर पे आप हॉलीवुड की फ़िल्मों में और इनमें बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल दिखाया जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में चूँकि ये कोलंबिया और दीगर ये नार्कोस वगैरह तो शायद नेटफ्लिक्स पे सब ने ही देखी होंगी, ये जो पाब्लो एस्कोबार उसके दुनिया के सबसे बड़े जिन्हें कहा जाता है कि वो ड्रग डीलर थे, तो वो कोकेन ही बेसिकली कोलंबिया में पैदा करते थे, चिली वगैरह में और जगहों पे भी ये पैदा होती है, बोलिविया में पैदा होती है। तो इसी तरह ये वहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं, और ज़ाहिर है ये इंतहाई महंगी ड्रग्स होती हैं, तो ये इलीट क्लास में ही फ़रोख्त की जाती हैं। इसी तरह जैसे चर्च जो है वो 1 ग्राम चर्च या जो पाकिस्तानी मार्केट में उसकी कीमत है वो 500 या 1000 रुपये है, जबकि 1 ग्राम वीड की कीमत जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाती है उसको 5000 से लेके 6-7 हज़ार 8 हज़ार में भी फ़रोख्त किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो हमारी इलीट क्लास है या हमारे पॉश इलाके हैं उसमें तेज़ी से नौजवानों में ये नशे मकबूल हो रहे हैं। इसमें इसकी एक वजह जो है उनका एक्सपोजर है वहाँ पे फ़ॉरेन कंट्रीज़ तक, और दूसरी वजह ये शायद बॉलीवुड की फ़िल्में, हॉलीवुड की फ़िल्में और उनके अंदर जो इस्तेमाल है दिखाया जाता है। और मुझे तो अरमग़ान के कैरेक्टर से भी इसी तरह लगता है कि वो कुछ इस वो तरह की टाइप का। फ़िल्मों से खासा मुतासिर है। बिल्कुल, वो उनका किरदार अगर देखें तो बिल्कुल विलन का जो एक ज़हन में आते हैं कि वो उसी तरह की, मतलब गार्ड के साथ निकलना, 30-35 गार्ड के साथ निकलना, फिर बॉस के तौर पे वो अपने ऑफिस में मशहूर थे, उनके जो को-वर्कर्स थे उनको तो शायद नाम भी नहीं पता था। जी, जिस तो तरह उसने अपने वो घर के बाहर लिखा हुआ था कि वो आर्मी लिखवाया हुआ आर्मी था, लिखा हुआ था। बॉस आर्मी लिखवाया हुआ था, फिर बाद में वो बॉस आर्मी लगवा दिया। कोई 150 से ज़्यादा उसके पास गार्ड्स थे, यानी वो 3 शिफ्टों में, यानी एक टाइम में अगर हम उसे देखें कि 8 घंटे की शिफ्ट लगाएं तो कम से कम 50 के करीब उसके पास गार्ड्स होते थे। तो ये सारा वही जो है जो बॉलीवुड का कल्चर है या हॉलीवुड का कल्चर है, जो उस हॉलीवुड की फिल्मों में और उसमें जो दिखाया जाता है, जो गैंगस्टर्स मूवीज़ में दिखाया जाता है, बेसिकली वो उसी से मुतासिर दिखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने उसका कत्ल किया है वो भी, उसमें भी वो जो फिल्मी। बताया गया अब तक जो फिल्मी अंदाज में, और उसको जिस तरह उन्होंने गाड़ी ले जाके उसको जला दिया और कर दिया, तो ये सारा वो नज़र आता है कि ये सारा वही एक उस कल्चर का हिस्सा है जिसकी वजह से मुतासिर होके उन्होंने इसमें आए। और ज़ाहिर है अरमग़ान और उसकी फैमिली, यानी उनके जो फादर हैं, वो पहले भी कराची में ड्रग की सप्लाई के हवाले से जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें खामी बोन के नाम से जानते हैं, खामी बोन। तो वो तो इससे एक्सपोज थे ही। मुस्तफ़ा के वालिद चूँकि कस्टम्स में रहे हैं, तो शायद मुस्तफ़ा उसको कस्टम्स में वो लिंक्स मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो वीड वगैरह मंगाते थे ये बेसिकली कोरियर के ज़रिए ही आती थी और कस्टम ही उसे क्लियर करता था, और उनके ऊपर जो मुकदमात हुए वो कोरियर के ज़रिए आने वाली वीड्स के ही हुए हैं, और बाद में शायद कस्टम ऑफिशियल्स उनके साथ मिल गए। कस्टम की जो पहले केसेस हैं वो भी जो है कस्टम के ही नारकोटिक्स के हवाले से हैं। और अब जो सायर की जो बयान सामने है तो वो भी कहता था कि मैं कोरियर से मंगाता था। जी जी। तो ज़ाहिर कोरियर से इंपोर्ट करना, स्मगल करवाना, और वो कस्टम, तो ये कस्टम की कारकर्दगी पर एक सवाल या निशानी है कि उनके नाक नीचे किस तरह जो है ये पूरा स्मगल हो रहा है। ज़ाहिर है कि ये एक केस तो नहीं होगा, रोजाना के हिसाब से देखें ना फरार होगा। ये, हाँ देखें, ये जब ये मंगाते हैं तो ज़ाहिर है
इनके पास शुरू में जब इन्होंने मंगाने की कोशिश की, जैसे अरमुगान पे जो केसेस हैं वो 2018-19 के केसेस हैं, जो कस्टम में जब उसने पहली बार मेरे ख्याल है कि कोरियर के ज़रिए वीट को पाकिस्तान में इंपोर्ट करने की कोशिश की और उस वक्त वो पकड़ी गई और उसके ऊपर केस भी बना, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर एक बार उस पर केस बना, वो गया, लेकिन वो उसके बाद उसने कोई सेटिंग कर ली और उसके बाद फिर ये मामला वो सेटिंग पे ही चलता रहा। उसके बाद इनके ऊपर कोई कोरियर से मंगाने का केस नहीं बना। जैसे साजिद हसन के जो साहबजादे हैं, इनका नाम क्या बताया अभी आपने? साहिर हसन। तो इनके ऊपर अभी इससे पहले कोई केस मौजूद नहीं है, जबकि मुस्तफ़ा पे भी और अरमुगान पे भी एंटी नारकोटिक्स का केस भी है जो कि गुज़श्ता साल का है। हालांकि शायर कहना है कि 2 साल से वो काम कर रहा है, 2 साल में अंदाजा लगाएं कि वो 2 साल में उसने कोई वो नहीं किया। इसी तरह ये इसके अलावा जो है ये कोकेन का इस्तेमाल भी इन पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा होता है और कोकेन, लेकिन कोकेन कोरियर के ज़रिए नहीं मंगाई जाती है, वो ज़ाहिर है स्मगल होके आती है। इसके अलावा एक और ड्रग है जिसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा ये रेव पार्टीज़ या इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की जो पार्टीज़ है उसमें होता है, वो एक्सटेसी है, जिसे MDMA भी कहते हैं। और वो एक्सटेसी का इस्तेमाल, वो गोलियाँ जो हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान के रास्ते पर कराची लाई जाती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से आती हैं या ईरान से आती हैं, क्योंकि जबकि ये भी मेरी इतलात हैं कि बलूचिस्तान में भी कुछ लैब्स बनी हुई हैं जो कि इन वहाँ पे ये बनाई जाती हैं, लोकली प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं कराची की हाई सोसाइटी, और अभी मतलब आइस और क्रिस्टल एक अलग ड्रग है जो कि ये गरीब आदमी की कोकेन कहा जाता है इसको, गरीब आदमी की, क्योंकि क्रिस्टल और आइस की और कोकेन की प्राइस में, यानी कोकेन का 1 ग्राम जो है वो तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपए का है कराची की मार्केट में, और आइस जो है आपको 1 ग्राम जो है 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाती है। तो इसकी प्राइस का जो फ़र्क है, तो आइस को बेसिकली गरीब आदमी की कोकेन कहा जाता है, जबकि कोकेन जो है वो ज़्यादातर अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं या हाई सोसाइटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत की वजह से, क्योंकि वो आम आदमी, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए आइस का इस्तेमाल इस सोसाइटी में, इस केस से जुड़े हुए लोगों में आपको आइस का सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा। और आपको हमेशा कोकेन का मिलेगा या वीट का मिलेगा या एक्सटेसी एक ऐसी ड्रग है जिसका मिलेगा। ये 3 ड्रग्स ज़्यादा यूज होती हैं हाई सोसाइटीज़ में, और इसमें या फिर वो जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं वो फिर आइस पे चले जाते हैं, लेकिन वो आइस जो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में आइस होती है उसकी प्राइस भी तकरीबन कोकेन के ही बराबर है, लेकिन वो अवेलेबल बहुत कम लोगों को होती है। अच्छा, तो ये एक तो इदारों की आप जैसे कस्टम की नाअहली है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क के अंदर शहरों में या जो इस तरीके से इसकी तरसील हो रही है, ये रोकना किसका काम है? पुलिस का है या किसी देखिए, ये तो एक पूरा सिस्टमैटिक सिंडिकेट है जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और वो पूरी तरह से जो है ना उनके लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकता कि वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सरपरस्ती करते हैं इन लोगों की। फिर ये बाद औक़ात जो है ये डिफरेंट किस्म के इलीगल काम कर रहे होते हैं। अरमुगान जो है वो कॉल सेंटर का काम भी कर रहा था। उस कॉल सेंटर के काम में उसको, जो हमारे पास इत्तलात हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े सियासतदान और इवन के पुलिस ऑफिसर्स भी, हाई पुलिस ऑफिसर्स भी उनको सपोर्ट कर रहे थे उस काम में। तो जब आपके पास एक सरपरस्ती होती है एक इलीगल काम करने की, तो दूसरा इलीगल काम भी आप कर लेते हैं। तो आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक्सेस है उन हाई सर्कल्स तक, तो आपको कोई छेड़ नहीं पाएगा। अब देखें ना, वो ना सिर्फ ये कर रहा था बल्कि उसके पास नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी थी बहुत सारी। तो वो जब आप एक इलीगल काम कर रहे हैं तो फिर 10 इलीगल काम कर रहे हैं। गैर कानूनी असले का बताया जा रहा है। असला भी, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं एक जगह पे मैं ड्रग के काम से या मैं इलीगल कॉल सेंटर के काम में हाई अप्स को मैंने ऑन लूप किया हुआ है, उन्हें भी उसका हिस्सा जाता है, तो फिर मेरे ये इलीगल असले पे भी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी मेरी कौन रोकेगा, और मैं कोई वीट का मंगा के वो काम करूँ तो उससे भी कौन मना करेगा। तो ये बेसिकली एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्शन होता है। कहीं ना कहीं सरकारी इदारों की या इदारों में बैठे हुए अहम मुद्दों पर बैठे हुए अफसरान की सरपरस्ती होती है, जिसके बाद ये ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, वरना ये इतना ऑर्गेनाइज तरीके से मुमकिन नहीं है। ये जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, ये एक इंडिविजुअल या 2 दोस्तों का मामला नहीं, 2-4 लोगों का मसला नहीं, ये एक पूरा एक आपका सिस्टम इससे जो एक्सपोज हो रहा है। तो ये हमारा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। हमारे अंदर जराइम इतनी तेज़ी से, हमारी जो हाई सोसाइटी में ये जो इजी मनी, कम पैसे जल्दी से पैसे कमाने की जो एक वो लत है जो हमारे यहाँ हमारी माशरे में तेज़ी से आई है कि वो किसी तरह इजी मनी और बहुत सारे पैसे कमा लिए जाएँ बेसिकली। और ये हमारे
मिडिल क्लास या उसका मसला नहीं है लोअर क्लास का, ये है एलीट क्लास का मसला, जिन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए और बगैर कुछ किए चाहिए, तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो अब उस एलीट क्लास में हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, उस एलीट क्लास में हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारे हाई पुलिस ऑफिशियल्स भी हैं, और उसी एलीट क्लास में हमारे इन पॉश इलाकों में रहने वाले मुख्तलिफ आम लोग भी हैं, जो कि वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। और वो फिर इस दौड़ में फिर वो ये नहीं देखते कि वो क्या काम कर रहे हैं या वो किस उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हो या कोई भी गैरकानूनी काम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि ये एलीट क्लास का, लेकिन इसमें एक जो शिराज का किरदार है वो मुतवस्सित घराने से था, और उसके बयान से भी एक बड़ा सबक उससे मिलता है कि जो उसने अपना एक बयान दिया है उसमें वो खुद कहते हैं कि मैं अरमान के लाइफस्टाइल से मुतासिर हूँ, और वो आज अफसोस कर रहे हैं कि काश मैं उनसे मुतासिर नहीं होता, उनकी गाड़ियों से। तो ये इससे भी एक सबक मुतवस्सित तबके को मिल रहा है। और बहरहाल ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और इसकी रोज़ाना के हिसाब से जज भी कभी पुलिस का किरदार नज़र आ रहे हैं, कभी लड़कियों का किरदार भी नज़र आ रहे हैं कि वो किस तरीके से इन दोनों के आपस में दुश्मनी और कत्ल का जो है वो एक लिहाज से सबब बना। ये सारे जो है इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और मीडिया इसका हर पहलू से जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से जो है बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसके जो सामने जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत सारे नेटवर्क के जिनके चेहरों से पर्दे हट रहे हैं, और तमाम जो लोग जो आम माशरे के जो सोसाइटी के लोग हैं, वालिदैन हैं, उन्हें भी इस केस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम लोगों के लिए सीखने को और ये जानने के सारे जो है उनको वो मिल रहे मवाद मिल रहे हैं, जिसके नतीजे में अपने जो बच्चे हैं उन पर नज़र रख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि उनके आसपास हो क्या रहा है, जिस मुताबिक वो अपने बच्चों आसपास लोगों का ख्याल रख सकते हैं। और इसी तरह जो है सबके लिए ये भी एक सबक मिल रहा है कि हमारे यहाँ इदारे कर क्या रहे हैं, इदारों की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ रही है। आज के व्लॉग में इतनी, और आगे इसमें जो भी इस केस रिलेटेड जो भी मालूमात आएंगी आपसे शेयर करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।